आज हम भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया मतलब जो पूरी कहानी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प स्रोत है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस जटिल पर बहुत जरूरी प्रक्रिया के मुख्य पहलुओं को समझें। बिल्कुल। देखिए, संविधान जो है वो किसी भी देश का फंडामेंटल लॉ होता है, एकदम बुनियाद। हाँ। पर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब ये कि ये स्थिर नहीं है। ये अमेंडमेंट्स यानी संशोधनों, जुडिशियल रूलिंग्स मतलब अदालती फैसलों और कन्वेंशंस यानी परंपराओं के जरिए लगातार इवॉल्व होता रहता है, विकसित होता रहता है। अच्छा। ये नागरिकों के अधिकार तय करता है, सरकार की शक्ति को सीमित करता है, इनेबल करता है गवर्नेंस को और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को भी दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का एक विजन कहा था। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है राजनीतिक ढांचे और एक तरह से हमारी नैतिक पहचान के लिए भी। निश्चित रूप से। तो उस वक्त मतलब आजादी के आसपास एक नए संविधान की जरूरत महसूस ही क्यों हुई, क्या कारण थे? देखिए, मुख्य वजह थी एक तो शक्ति का वितरण, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। फिर इतने बड़े और विविध समाज में समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और सबसे जरूरी हर नागरिक की गरिमा, डिग्निटी और पहचान, आइडेंटिटी को सुनिश्चित करना। और सरकार पर नियंत्रण? हाँ, वो भी। ये सरकार पर सीमाएं लगाता है, लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, और ये सब मिलकर हमारे गणराज्य को एक नैतिक आधार, एक मॉरल शेप देते हैं। आपने कहा लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शब्द का क्या अर्थ है? ये आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधा मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित सरकार। ऐसी सरकार जो मनमानी ना कर सके, जो कानून के दायरे में काम करे। अच्छा। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। आप मैग्ना कार्टा 1215 या इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स तक जा सकते हैं। ओह, काफी पीछे। हाँ, भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो इसके कंपोनेंट्स हैं रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, जैसा डाइसी ने कहा था, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि भारत में ये एकदम रिजिड नहीं है, एक मिक्स्ड मॉडल अपनाया गया है। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस वाला। बिल्कुल। फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स चुनी हुई सरकारें और एक फ्री प्रेस, आजाद मीडिया, ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मजबूत करते हैं। तो ये जो संविधान बनाने वाली सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी मांग कब और कैसे शुरू हुई? इसका इतिहास क्या है? जी, इसकी पूरी टाइमलाइन है। वैसे तो विचार पहले भी आया, 1924 में स्वराज पार्टी ने भी बात की थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जिसे हम मुख्य मानते हैं वो है 1934 में एम.एन. रॉय ने इसका एक स्पष्ट विचार रखा। एम.एन. रॉय जी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसकी मांग की, आईएनसी ने। हाँ। फिर 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये असेंबली वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी जानी चाहिए, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना अंग्रेजों के दखल के। बिल्कुल। फिर 1940 में जो अगस्त ऑफर आया उसमें ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से मान लिया, इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया। मान तो लिया। हाँ, पर बात आगे नहीं बढ़ी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इस प्लान ने दो अलग असेंबलीज मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए उस विचार को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये असेंबली जब बनी, इसमें कौन लोग शामिल थे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस वक्त 211 सदस्य मौजूद थे। 211? हाँ। असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार था सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुनना। अच्छा, ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी? जी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और 2 उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। हाँ। और इसकी स्ट्रक्चर, सीटें वगैरह कितनी थी? शुरुआत में कुल सीटें 389 तय की गई थी। इसमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी, 93 देसी रियासतों प्रिंसली स्टेट से और 4 सीटें चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से थी। 389। हाँ, लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, मतलब सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। सीधे जनता ने नहीं चुना? नहीं, सीधे नहीं। और बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। 299। जी। और इसमें समाज के लगभग सभी प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व था। एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज, महिलाएं सभी शामिल थे। ये महत्वपूर्ण है। हाँ,
हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी इस असेंबली के सदस्य नहीं थे। ओ, गांधी जी नहीं थे? जी नहीं। और असेंबली का प्रतीक चिन्ह, सिंबल, हाथी था, एलिफेंट। जब असेंबली ने काम शुरू किया तो एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का जिक्र आता है। ये क्या था और इसका क्या महत्व था? हाँ, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण था। इससे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को असेंबली में पेश किया था। नेहरू जी ने? जी, और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। इसने एक तरह से संविधान के बुनियादी सिद्धांतों, फंडामेंटल्स और फिलॉसफी की नींव रखी। मतलब संविधान कैसा होगा, उसकी आत्मा क्या होगी? बिल्कुल, कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी वगैरह। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वो इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड परिष्कृत रूप है। अच्छा, प्रियम्बल का आधार यही था? हाँ, बिल्कुल। फिर 1947 में देश आजाद हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इससे असेंबली की स्थिति में क्या बदलाव आए? बहुत बड़े बदलाव आए। सबसे पहला तो ये कि इस एक्ट ने असेंबली को पूरी तरह सॉवरेन बॉडी बना दिया, संप्रभु। मतलब अब वो ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। पूरी तरह आजाद? पूरी तरह आजाद। दूसरी बात, असेंबली को दोहरी भूमिका मिल गई, ड्यूअल रोल। दोहरी भूमिका कैसी? एक तो वो संविधान बनाने का काम कर ही रही थी, जो उसकी मूल भूमिका थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। जब असेंबली इस भूमिका में मिलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। ठीक। और दूसरी भूमिका थी देश के लिए आम कानून बनाने की, लेजिस्लेटिव बॉडी। क्योंकि उस वक्त कोई संसद तो थी नहीं, तो जब असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलती थी तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अच्छा, मावलंकर साहब, तो ये भारत की पहली प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बन गई? बिल्कुल सही, ये भारत की पहली अस्थाई संसद बनी। और जैसा मैंने पहले बताया, मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से थे वो असेंबली से हट गए, तो सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो ये पूरी प्रक्रिया चली और आखिरकार संविधान बनकर तैयार हुआ। इसे अपनाया कब गया और लागू कब किया गया, इसमें कुछ अंतर है शायद? हाँ, इसमें अंतर है और ये जानना जरूरी है। संविधान को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949? जी, इसी तारीख का उल्लेख हमारे प्रियम्बल में भी है। इस दिन संविधान पर 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जो उस दिन उपस्थित थे। 284 सदस्यों ने साइन किया। हाँ, और कुछ प्रावधान, कुछ आर्टिकल्स, जैसे नागरिकता से जुड़े आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60, चुनाव आयोग आर्टिकल 324, और कुछ टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, तुरंत। अच्छा, कुछ हिस्से तुरंत लागू हो गए? जी, लेकिन संविधान का जो बाकी बड़ा हिस्सा था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे। बिल्कुल, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था। 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, रावी नदी के तट पर। उसी की याद में ये तारीख चुनी गई। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। हाँ, और एक और बात, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को पूरे संविधान के बनने के बाद सबसे अंत में इनेक्ट किया गया था। सबसे आखिर में? क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रियम्बल पूरे संविधान के अनुरूप है, जैसा कि असेंबली ने उसे बनाया था। अब बात करते हैं संविधान के मसौदे की, ड्राफ्ट की। जी। ये किसने तैयार किया? ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। यूं तो असेंबली की कई सारी कमिटीज थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगस्त 47 में? जी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। इस कमेटी में 7 सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। हाँ? और 2 सदस्य बाद में बदले गए, N. माधवर राव आए B.L. मित्तर की जगह, जो बीमार हो गए थे, और T.T. कृष्णमाचारी आए D.P. खेतान की जगह, जिनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट्स भी हुए थे? जी। इस कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया फरवरी 1948 में। उसे फिर पब्लिक के डिस्कशन के लिए रखा गया। करीब 8 महीने का समय दिया गया लोगों को सुझाव देने के लिए। जनता की राय ली गई? हाँ, उन सुझावों, आलोचनाओं के आधार पर कमेटी ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ।
इस कमेटी की कुल 141 बैठकें में। संविधान तो बन गया, लेकिन उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? किन चीजों का सहारा लिया जाता है? देखिए, संविधान की व्याख्या के लिए कई टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स, मतलब जो बहसें उस वक्त हुई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये समझने के लिए कि किसी प्रावधान के पीछे मंशा क्या थी। हाँ, डिबेट्स। फिर कई डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत हैं, जैसे लिबरल इंटरप्रिटेशन, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, प्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब समय के साथ संविधान को कैसे समझा जाए। और एक आर्टिकल 367 है संविधान में जो इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है। ये जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का भी हवाला देता है कुछ मामलों में। तो ये सब मिलकर इंटरप्रिटेशन में मदद करते हैं। एक सवाल हिंदी संस्करण के बारे में भी आता है। क्या संविधान का कोई आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। शुरुआत में संविधान सिर्फ अंग्रेजी में था, लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के जरिए एक नया आर्टिकल 394A जोड़ा गया। 394A। हाँ, ये आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट संविधान का एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाएंगे, और ये हिंदी संस्करण भी उतना ही लीगली अथॉरिटेटिव माना जाएगा जितना कि अंग्रेजी संस्करण। इसमें वो सभी अमेंडमेंट्स भी शामिल होंगे जो हिंदी अनुवाद प्रकाशित होने तक हुए हैं। तो हिंदी वर्जन भी लीगली वैलिड है? एकदम। संविधान बनाने के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या-क्या महत्वपूर्ण काम किए? हाँ, इसने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, इसने कुछ और बहुत जरूरी काम भी किए। जैसे इसने भारत के नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा। जी, इसने नेशनल एंथम, राष्ट्रगान और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत, दोनों को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन और वंदे मातरम। बिल्कुल। इसने मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता को रेटिफाई किया, पुष्टि की। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। हाँ, और इसने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी ने किया? जी, क्योंकि तब तक तो संसद के चुनाव हुए नहीं थे। आपने पहले जिक्र किया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा और भी कमिटीज थी। कुछ प्रमुख कमिटीज के बारे में बता सकते हैं? हाँ, असेंबली ने अपना काम करने के लिए कई कमिटीज बनाई थी। कुल मिलाकर 8 मेजर कमिटीज थी। 8 मेजर कमिटीज? जी, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। पटेल साहब। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंबेडकर थे, जैसा हमने बात की। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके अध्यक्ष भी पटेल थे। इस एडवाइजरी कमेटी की कई सब कमेटीज भी थी। काफी डिटेल में काम हुआ। बहुत। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी, जो रियासतों से बातचीत के लिए थी, उसके अध्यक्ष नेहरू थे। और स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेहरू, पटेल, प्रसाद, अंबेडकर, ये मुख्य लोग थे जो इन बड़ी कमिटीज को संभाल रहे थे। बिल्कुल। इनके अलावा कई माइनर कमिटीज भी थी, जैसे कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, जिसके अध्यक्ष प्रसाद थे, कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन वगैरह। मतलब काम का बंटवारा बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया था। हाँ, बिल्कुल। भी हुई क्रिटिसिज्म्स। हाँ, आलोचनाएं तो हुई हैं और कई आधारों पर होती हैं। एक मुख्य आलोचना ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। हाँ, ये बात तो है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि इसने कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री कहा था। कांग्रेस का डोमिनेंस। जी, कुछ आलोचक इसे पश्चिमी संविधानों की नकल या कार्बन कॉपी कहते हैं। खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। कुछ तो इसे अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट भी कह देते हैं। अच्छा, 1935 एक्ट का ही रूप, ऐसा कहा जाता है। एक और आलोचना इसकी भाषा को लेकर है। कहा जाता है कि भाषा बहुत ज्यादा कानूनी और जटिल है, जिसे आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। इसीलिए इसे लॉयर्स पैराडाइज ही कहा गया। लॉयर्स पैराडाइज। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें गांधीयन सिद्धांतों जैसे ग्राम स्वराज या पंचायती राज को
उतनी प्रमुखता नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी। गांधीयन विचारों की अनदेखी। ऐसा आरोप लगता है। जेंडर जस्टिस पर भी सवाल उठे हैं कि क्या महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त रूप से एड्रेस किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि कई सामाजिक आर्थिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हिस्सा न बनाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज में डाल दिया गया। हाँ, डीपीएसपीज तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य आलोचना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान के बारे में की जाती हैं। आखिर में कुछ और रोचक तथ्य, क्विक फैक्ट्स, जो शायद कम लोगों को पता हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खासकर। हाँ, कुछ हैं। जैसे असेंबली का सिंबल हाथी था, ये हमने बात की। हाँ, हाथी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। वो असेंबली के सदस्य नहीं थे, पर उनकी भूमिका बहुत अहम थी। BN राव? जी। संविधान की जो मूल प्रति है उसे हाथों से लिखा गया था, कैलीग्राफ किया गया था। ये काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, बहुत सुंदर इटैलिक स्टाइल में। हाथ से लिखा गया था? हाँ। और उस मूल प्रति को सजाने का काम, मतलब इल्यूमिनेशन और डेकोरेशन, शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, नंदलाल बोस और बेवहर राममनोहर सिन्हा के नेतृत्व में। वाह, कलात्मक काम भी हुआ। बिल्कुल। हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी वसंत कृष्णन वैद्या ने की थी और उसे भी नंदलाल बोस ने ही सजाया था। अच्छा। कुल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। लगभग 3 साल। हाँ। कुल 11 सेशंस हुए और अनुमानित खर्च उस समय लगभग 64 लाख रुपए आया था। 64 लाख उस जमाने में काफी बड़ी रकम रही होगी। जी हाँ। तुलना के लिए देखें तो अमेरिकी संविधान लगभग 4 महीने में बन गया था, ऑस्ट्रेलियाई संविधान को बनने में करीब 9 साल लगे और कनाडाई संविधान को 2.5 साल। तो भारतीय संविधान का समय इनके बीच में रहा। हाँ, कह सकते हैं। तो ये थी हमारे संविधान के निर्माण की कहानी। वाकई एक बहुत बड़ी, जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी ये। निश्चित रूप से ये संविधान सिर्फ लिखा नहीं गया, इसे गाढ़ा गया था। विजन से, बहस से, असहमतियों और समितियों से और बहुत सारे त्याग से। हर आर्टिकल एक वादा था, हर शब्द एक सपना। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ। कि भारत का संविधान, जो इतने सारे अलग अलग विचारों, इतनी बहसों का नतीजा है, आज 75 साल बाद भी कितना प्रासंगिक है, स्पेशली तब जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा। एस्पिरेंट्स, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, नहीं तो सिलेक्शन में मुश्किल है।